नमस्कार। कभी सोचा है, मान लीजिए घर का महीने भर का बजट तो बन गया, सब तय हो गया कि कहाँ क्या खर्च होना है। जी। लेकिन फिर अचानक से कोई ऐसी जरूरत आ पड़ी जिसके बारे में मतलब सोचा ही नहीं था। हाँ, जैसे। जैसे घर में कोई बड़ी मरम्मत निकल आई या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई। अब इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? कुछ ऐसी स्थिति तो सरकार के सामने भी आ सकती है ना, बिल्कुल। मतलब सालाना बजट पास होने के बाद भी। हाँ, ये सवाल तो उठता ही है और बहुत बहुत वाजिब सवाल है। सरकारें सिर्फ पहले से तय योजनाओं पर ही तो काम नहीं करती। जी। उन्हें अचानक आने वाली चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। हम्म। जैसे मान लीजिए कोई प्राकृतिक आपदा आ गई या कोई नई अंतर्राष्ट्रीय स्थिति बन गई। या फिर शायद किसी बहुत जरूरी योजना को एकदम से तेज करने की जरूरत पड़ गई। बिल्कुल। और यहीं पर संविधान का एक खास रास्ता काम आता है। अच्छा। हाँ, और आज हम शायद उसी रास्ते की पड़ताल करने वाले हैं। बिल्कुल। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 115 की। सरकार को ऐसी अप्रत्याशित जरूरतों के लिए संसद से अतिरिक्त पैसा मांगने की इजाजत देता है। अच्छा, इसे ही अतिरिक्त अनुदान या एडिशनल ग्रांट कहते हैं। सही कहा। और आज हमारा मकसद यही समझना है कि ये अतिरिक्त अनुदान कैसे काम करता है, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, और सबसे जरूरी बात, ये कैसे पक्का करता है कि सरकार जरूरत पड़ने पर काम भी कर सके और पैसे का हिसाब किताब भी बना रहे। हिसाब किताब मतलब वित्तीय नियंत्रण। हाँ, ये असल में सरकार की तात्कालिक जरूरतों और संसद के वित्तीय नियंत्रण के बीच आप कह सकते हैं एक पुल बनाने जैसा है। वित्तीय पुल, ये तो दिलचस्प है। इस पुल की बात करने से पहले शायद हमें वो नींव याद कर लेनी चाहिए जिस पर ये पुल टिका है, अनुच्छेद 114। हाँ, जरूर। हमने शायद पहले भी बात की होगी इस पर कि सरकार अपनी मर्जी से सरकारी खजाने से, मतलब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा नहीं निकाल सकती। बिल्कुल नहीं निकाल सकती। करवाना पड़ता है, वो एक तरह की कानूनी चाबी है ना? बिल्कुल सही कहा, वो चाबी है। और यही अनुच्छेद 114 अनुच्छेद 115 की जरूरत को और उभारता है। वो कैसे? देखिए, जब पैसा निकालने का मुख्य नियमित रास्ता अनुच्छेद 114 तय है, तो सवाल उठता है, अगर उस रास्ते से अलग या ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ जाए जो बजट में था ही नहीं, तब क्या होगा? हाँ, तब क्या? अनुच्छेद 115 इसी तब क्या होगा का जवाब है। ये वो इमरजेंसी दरवाजा है, या जैसा आपने कहा, वो आपात वित्तीय पुल है, एक इमरजेंसी फाइनेंशियल ब्रिज। ठीक है, तो ये आपात वित्तीय पुल अनुच्छेद 115 ये काम कैसे करता है? सरल शब्दों में क्या कहता है ये? बहुत सरल शब्दों में कहें तो अगर सरकार को बजट पास होने के बाद या तो किसी ऐसी नई सेवा पर पैसा खर्च करना है जिसका बजट में जिक्र ही नहीं था। अच्छा, बिल्कुल नई चीज। हाँ, बिल्कुल नहीं। या फिर किसी मौजूदा सेवा पर बजट में जो अनुमान लगाया गया था उससे ज्यादा पैसा खर्च होने वाला है। ओके। तो इन दोनों ही सूरतों में सरकार सीधे पैसा नहीं निकाल सकती। तो फिर राष्ट्रपति के माध्यम से सरकार को संसद के सामने, खासकर लोकसभा में, इन अतिरिक्त पैसों के लिए एक अलग से मांग रखनी होगी। इसे ही अतिरिक्त अनुदान की मांग कहते हैं। तो मतलब कोई भी नई जरूरत आई तो पहला कदम है संसद को बताना और इजाजत लेना। हाँ, एक तरह से नई जरूरत, संसद से अतिरिक्त पैसा मांगो। ये याद रखने का आसान तरीका हो सकता है। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। और इसके पीछे का कारण सिर्फ प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक सिद्धांत है, वित्तीय लचीलापन देना, फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी। लचीलापन। हाँ, सोचिए, देश में कहीं मान लीजिए भयंकर सूखा पड़ जाए या अचानक कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाए जिसका तुरंत इस्तेमाल राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी हो। बजट बनाते समय इन चीजों का अंदाजा लगाना मुश्किल है, कभी-कभी नामुमकिन। सही बात है। अनुच्छेद 115 सरकार को ऐसी अप्रत्याशित स्थितियों में, मतलब लाचार होने से बचाता है, उन्हें काम करने की वित्तीय क्षमता देता है। ये लचीलापन तो समझ आता है, पर फिर ये पैसा मिलता कैसे है? क्या बस सरकार ने कहा, संसद ने हाँ कर दी और पैसा मिल गया? इसकी प्रक्रिया क्या है? नहीं, इतना सीधा भी नहीं है। प्रक्रिया काफी व्यवस्थित है और इसमें संसद की भूमिका वो केंद्रीय है, ताकि लचीलेपन के साथ साथ जवाबदेही भी बनी रहे। अच्छा, तो क्या क्या कदम उठाए जाते हैं इसमें? पहला कदम तो यही है कि सरकार जरूरत को पहचानती है, उसका पूरा ब्यौरा तैयार करती है कि भाई कितना पैसा चाहिए, क्यों चाहिए, पूरी डिटेल। ठीक है। फिर इस मांग को लोकसभा में पेश किया जाता है। और लोकसभा में फिर क्या होता है? बस मंजूरी मिल जाती है? नहीं, वहां इस पर बाकायदा चर्चा होती है, डिबेट होती है। सांसद सवाल पूछ सकते हैं, जरूरत पर बहस कर सकते हैं। उसके बाद इस पर वोटिंग होती है। वोटिंग? हाँ, और वित्तीय मामलों में लोकसभा की शक्ति प्राथमिक है, ये हम जानते हैं। इसलिए लोकसभा की मंजूरी बहुत अहम है। और राज्यसभा, उसकी क्या भूमिका है इसमें? लोकसभा से पास होने के बाद इसे राज्यसभा भेजा जाता है। राज्यसभा इस मांग को खारिज तो नहीं कर सकती, लेकिन
लेकिन उसके पास 14 दिन का समय होता है इस पर विचार करने और अपने सुझाव अगर कोई हो तो देने के लिए। और उन सुझावों का क्या होता है? लोकसभा उन सुझावों को मानने या ना मानने के लिए स्वतंत्र है, मतलब अंतिम फैसला एक तरह से लोकसभा का ही होता है। तो मुख्य मंजूरी लोकसभा से ही चाहिए। मान लीजिए लोकसभा ने हाँ कर दी, अब पैसा मिल जाएगा सरकार को? अभी भी एक कदम बाकी है। अच्छा, वो क्या? और यहीं पर अनुच्छेद 114 वाली बात फिर से तस्वीर में आती है। ओ अच्छा, वो विनियोग विधेयक वाली बात। बिल्कुल। सिर्फ अनुदान की मांग पास होने से पैसा नहीं निकलता। उस अतिरिक्त अनुदान को कानूनी रूप देने के लिए और भारत की संचित निधि से वो पैसा निकालने की इजाजत पाने के लिए सरकार को एक और विनियोग विधेयक पास करवाना पड़ता है। एक और? हाँ, ये उस अतिरिक्त खर्च के लिए खास होता है। इसे आप एक तरह का मिनी अप्रोप्रिएशन बिल समझ सकती हैं। मिनी अप्रोप्रिएशन बिल, ठीक है। जब ये बिल संसद के दोनों सदनों से पास हो जाता है और राष्ट्रपति की सहमति मिल जाती है, तभी सरकार कानूनी तौर पर उस अतिरिक्त पैसे को निकाल सकती है। अच्छा, तो मतलब ये हुआ कि भले ही जरूरत अप्रत्याशित हो, लेकिन पैसा लेने का तरीका वही संसदीय जांच और मंजूरी वाला है। ये कोई शॉर्टकट नहीं है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, ये कोई शॉर्टकट नहीं है। यही तो संसदीय निगरानी का पहलू है, पार्लियामेंट्री ओवरसाइट। यानी ये पक्का करना कि पैसा सही जगह जा रहा है, सही वजह से खर्च हो रहा है और संसद की इस पर पूरी नजर है। ये सुनिश्चित करता है कि अतिरिक्त खर्च भी जनता के प्रतिनिधियों की सहमति से ही हो। निश्चित रूप से। और इस संतुलन को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान सभा के बहस में बहुत खूबसूरती से रखा था। उनका एक कथन इस संदर्भ में अक्सर याद किया जाता है। हाँ, मैंने भी सुना है शायद। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा था, अप्रत्याशिति में सरकार लाचार नहीं होनी चाहिए, लेकिन संसद की मंजूरी बिना एक पैसा भी नहीं। वाह, एक ही वाक्य में दोनों बातें, सरकार की मजबूरी का भी ध्यान रख लिया और संसद की सर्वोच्चता का भी सम्मान। कमाल है। हाँ, ये वाक्य अनुच्छेद 115 के पूरे दर्शन को, पूरी फिलॉसफी को समेट लेता है। ये कथन दो महत्वपूर्ण सिद्धांतों के बीच संतुलन साधता है। पहला, सरकार को अचानक आई चुनौतियों से निपटने की ताकत देना ताकि वो प्रभावी ढंग से काम कर सके। देश रुकना नहीं चाहिए। सही। और दूसरा, ये सुनिश्चित करना कि जनता का पैसा कैसे खर्च हो, इसका अंतिम निर्णय जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों यानी संसद के हाथ में ही रहे, कोई ब्लैंक चेक नहीं। तो ये लचीलेपन और लोकतांत्रिक नियंत्रण का एक बेहतरीन संवैधानिक उदाहरण है। बिल्कुल। और ये सिर्फ कोई पुरानी किताबी बात नहीं है। आज भी ये अनुच्छेद उतना ही प्रासंगिक है और इस्तेमाल होता है। है ना? हमने हाल के वर्षों में इसके कई उदाहरण देखे हैं। हाँ, और ये उदाहरण दिखाते हैं कि ये आपात वित्तीय पुल कितना जरूरी है। जैसे 2023 में सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए करीब 25,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त अनुदान मांगा था। अच्छा, ये तो चल रही योजना थी। हाँ, ये दिखाता है कि कभी-कभी चल रही महत्वपूर्ण योजनाओं को और गति देने या शायद उनका दायरा बढ़ाने के लिए भी अतिरिक्त धन की जरूरत पड़ सकती है। और 2020 का उदाहरण तो शायद सबको याद होगा, कोरोना वाला। हाँ, कोरोना महामारी के दौरान वैक्सीन खरीदने और उसके वितरण के लिए मुझे याद है शायद लगभग 35,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त अनुदान इसी अनुच्छेद के तहत मंजूर हुआ था। सही याद है आपको। वो तो वाकई एक अप्रत्याशित राष्ट्रीय संकट था। उसके लिए बजट में पहले से प्रावधान रखना संभव ही नहीं था। बिल्कुल। इसी तरह 2022 में जब यूक्रेन में युद्ध छिड़ा तो वहां फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के ऑपरेशन के लिए भी अतिरिक्त फंड इसी प्रक्रिया से स्वीकृत हुए थे। अच्छा, ऑपरेशन गंगा के लिए? जी हाँ। तो ये उदाहरण दिखाते हैं कि अनुच्छेद 115 सिर्फ बड़ी आपदाओं या युद्ध तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अहम कल्याणकारी योजनाओं, स्वास्थ्य संकटों या अचानक आई अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियों को निभाने में भी सरकार इसका सहारा लेती है। लेकिन यहीं पर शायद वो सवाल भी उठता है जिसका जिक्र आपने शुरू में किया था, वो लचीलेपन और नियंत्रण के बीच के संतुलन वाला। क्या हमेशा ये माना जाता है कि ये अतिरिक्त अनुदान सही वजह से ही मांगा जा रहा है? कभी कभी विपक्ष या विश्लेषक इस पर सवाल भी तो उठाते हैं। और श्रोताओं को याद दिला दें, हम यहाँ केवल अलग अलग दृष्टिकोणों की चर्चा कर रहे हैं, किसी पक्ष का समर्थन या खंडन नहीं कर रहे हैं। हाँ, और ये सवाल उठना भी एक स्वस्थ लोकतंत्र का हिस्सा है, ये जरूरी भी है। किस तरह के सवाल उठते हैं? कई बार ये चिंता जताई जाती है कि कई सरकार सामान्य बजट प्रक्रिया की जो बारीकी होती है, जो जांच होती है, उससे बचने के लिए तो इस रास्ते का इस्तेमाल नहीं कर रही। अच्छा, मतलब कि इसे एक आसान रास्ते की तरह देखा जा सकता है। कुछ आलोचक ऐसा कहते हैं। या ये सवाल उठता है कि जिस नई सेवा या अप्रत्याशित जरूरत के नाम पर पैसा मांगा जा रहा है, क्या वो वाकई उतनी अप्रत्याशित थी?
क्या उसे अगले बजट में शामिल नहीं किया जा सकता था? तो ये मामला फिर वित्तीय विवेक का बन जाता है, प्राथमिकताओं का और पारदर्शिता का भी, कि क्या ये खर्च वाकई इतना जरूरी और अचानक था कि बजट का इंतजार नहीं किया जा सकता था। बिल्कुल, ये बहस अक्सर इसी बात के इर्द गिर्द घूमती है, क्या अनुच्छेद 115 का इस्तेमाल केवल वास्तविक आपात स्थितियों तक सीमित रहना चाहिए या इसका दायरा थोड़ा व्यापक हो सकता है, जैसे किसी चल रही योजना को अचानक मिले अवसर का लाभ उठाने के लिए। हाँ, जैसे आवास योजना वाले केस में हुआ। तो ये असल में सरकारी खर्च पर लोकतांत्रिक नियंत्रण और पारदर्शिता को लेकर चलने वाली एक सतत बहस का ही हिस्सा है। इसका कोई आसान सीधा जवाब नहीं है, संतुलन साधना होता है। इस पूरी प्रक्रिया को और आसानी से समझने के लिए वो भूकंप वाला उदाहरण लेते हैं जो आपने बताया था, वो काफी स्पष्ट करता है। हाँ, वो अच्छा उदाहरण है। मान लीजिए देश के किसी हिस्से में भगवान न करे बड़ा भूकंप आ गया, बहुत नुकसान हुआ है। तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू करने हैं, लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाना है, खाना पानी दवाइयां देनी है। इसके लिए बहुत पैसा चाहिए जो मौजूदा बजट में इस खास काम के लिए शायद नहीं रखा गया था। ऐसी स्थिति में सरकार तुरंत हरकत में आएगी। वो नुकसान का एक मोटा अंदाजा लगाकर मान लीजिए संसद से 50,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त अनुदान की मांग पेश करेगी और साथ में बताएगी कि ये पैसा कहाँ कहाँ कैसे कैसे खर्च होगा। हाँ, उसका पूरा ब्यौरा देना होगा। फिर ये मांग लोकसभा में जाएगी, वहाँ चर्चा होगी, शायद कुछ सवाल जवाब होंगे और फिर वोटिंग से इसे पास किया जाएगा। हाँ, फिर राज्यसभा की प्रक्रिया और उसके बाद एक संबंधित विनियोग विधेयक संसद में पास किया जाएगा और जैसे ही वो पास होता है और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलती है, सरकार को कानूनी तौर पर वो 50,000 करोड़ रुपए भारत की संचित निधि से निकालने का अधिकार मिल जाता है और फिर वो पैसा भूकंप राहत कार्यों में लगाया जा सकता है। बिल्कुल। तो ये उदाहरण साफ दिखाता है कि अनुच्छेद 115 कैसे काम करता है। ये वाकई एक आपात वित्तीय पुल है जो अचानक जरूरत पड़ने पर सरकार को जरूरी संसाधन मुहैया कराता है, लेकिन संसद की पूरी निगरानी में। सही कहा। तो अगर हम आज की पूरी चर्चा को समेटें तो मुख्य बात क्या निकलती है? अनुच्छेद 115 भारतीय संविधान का एक बहुत ही व्यावहारिक और महत्वपूर्ण प्रावधान है। हाँ, ये सरकार को वो जरूरी लचीलापन देता है जिससे वो अप्रत्याशित वित्तीय चुनौतियों का सामना कर सके। वो आपात वित्तीय पुल जिसकी हमने बात की। और इसकी मूल प्रक्रिया है, नई जरूरत सामने आई, सरकार ने संसद से अतिरिक्त पैसे की मांग की, संसद मुख्यतः लोकसभा ने जांच परख कर मंजूरी दी। हाँ। फिर एक और विनियोग विधेयक पास हुआ, तब जाकर पैसा मिला। बिल्कुल। और इस पूरी प्रक्रिया का निचोड़ है वो संतुलन। हाँ, एक तरफ सरकार को काम करने की आजादी और क्षमता मिलती है, खासकर संकट के समय में। दूसरी तरफ संसद का नियंत्रण बना रहता है जो ये सुनिश्चित करता है कि हर अतिरिक्त रुपया खर्च करने से पहले सरकार जनता के प्रतिनिधियों के प्रति जवाबदेह हो। तो फ्लेक्सिबिलिटी विद अकाउंटेबिलिटी, लचीलेपन के साथ जवाबदेही। एकदम सही। तो ये थी हमारी आज की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 115 यानी अतिरिक्त अनुदान पर। हमने देखा कि कैसे ये प्रावधान अप्रत्याशित स्थितियों में सरकार के लिए एक जरूरी वित्तीय साधन है, पर साथ ही ये संसदीय नियंत्रण के सिद्धांत को भी मजबूत रखता है। हाँ, और जैसा कि अक्सर होता है, संविधान में चीजें एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। सही। वित्तीय प्रावधानों की इस कड़ी में अगला महत्वपूर्ण अनुच्छेद 116 है जो अधिक अनुदान, एक्सेस ग्रांट और कुछ अन्य तरह के अनुदानों की बात करता है, जैसे वोट ऑन अकाउंट, वोट ऑफ क्रेडिट। अच्छा, एक्सेस ग्रांट। हाँ, ये एडिशनल ग्रांट से अलग है। हाँ, थोड़ा अलग है, उस पर भी बात करना दिलचस्प होगा। बिल्कुल, शायद अगली बार उस पर चर्चा करें। लेकिन आज की बातचीत को खत्म करने से पहले एक सवाल शायद हम श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं, जो हमें भी सोचने पे मजबूर करता है। हाँ, जरूर। ये जो अतिरिक्त अनुदान की प्रक्रिया है, जो लचीलापन और जवाबदेही के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करती है, क्या ये संतुलन आपको बिल्कुल सही लगता है या आपको लगता है कि इसमें और ज्यादा नियंत्रण या पारदर्शिता की जरूरत है, या फिर मौजूदा व्यवस्था ठीक काम कर रही है? ये एक अहम सवाल है। इस पर अलग अलग राय हो सकती हैं और समय समय पर इस पर विचार करना जरूरी है कि यह संतुलन व्यवहार में कितना प्रभावी है। इसमें कोई फिक्स जवाब नहीं होता शायद। हाँ, शायद नहीं। तो इसी सवाल पर विचार करने के लिए आपको छोड़ते हुए आज के लिए इजाजत चाहेंगे। उम्मीद है आपको इस चर्चा से कुछ नया जानने को मिला होगा। धन्यवाद।